नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। अपनी खास पेशकश की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम हर कोई बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लेता है, जिनका नाम जब सामने आता है तो एक गरिमामयी व्यक्तित्व का झलक सामने आती है। उन्होंने न सिर्फ अपने राजनीतिक सफर बल्कि अपने व्यवहार से लोगों के दिल में जगह बनाई है। टीएस सिंहदेव, जो भूपेश बघेल सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनको मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। साथ ही जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी। लेकिन आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच जोरदार तालियां हो जाएं टीएस सिंह, और जिनको हम बाबा के नाम से ज़्यादा जानते हैं, उनका जोरदार स्वागत करेंगे तालियों से। और मोहित सर, आपसे आग्रह है उनका स्वागत करें पुष्पगुच्छ देकर। आप लोगों की तालियां नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि ये वो व्यक्तित्व है जिनसे हर कोई प्रेरित होता है। 2018 से 2023 तक भूपेश बघेल सरकार में उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं टीएस सिंहदेव जी, श्री भुवनेश्वर शरण सिंह देव। बहुत शुक्रिया मोहित सर। और सर, मैं चाहूँगी टीएस सर आप यहीं मंच पर बने रहें। और अब मैं अपने सहयोगी रुपेश और दिव्यांश को मंच पर बुलाना चाहूंगी, ताकि जो दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि कैसा सफर रहा है, कैसा राजनीतिक सफर रहा है टीएस सिंहदेव उर्फ बाबा का, उनसे कुछ सवाल जवाब हो जाएं। तो हमारे सहयोगी रुपेश और दिव्यांश को मैं मंच पर बुला रही हूं, ताकि आगे जो दर्शकों के मन में कुछ सवाल हैं कि कैसे लोगों को प्रेरित कर लेते हैं टीएस सिंहदेव और कैसा उनका व्यक्तित्व है, वो सभी आपको बताएंगे हमारे सहयोगी। ओवर टू यू रुपेश एंड दिव्यांश। शुक्रिया। बाबा, सबसे पहले तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और मौजूदा सवाल से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप राजनीति में जब से रायपुर में जमे हुए हैं, तब से सरगुजा से लेकर के तमाम लोग जो आपके प्रशंसक हैं खासतौर से जानना चाहते हैं। जब 2.5 साल की बात आई थी तब ये जानना चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री कब बनेंगे, अब जानना चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कब बनेंगे। इस बीच में चर्चा ये भी शुरू हो गई है कि राज्यसभा तो नहीं जा रहे हैं बाबा। ये मीडिया की उपस्थिति है और उनकी लोगों की राय से जुड़े होने की समझिए परिलक्षित करता है कि मीडिया भी जिस बात को उठाती है बहुत दूर तक चली जाती है, लेकिन आखिर वो बात कहीं ना कहीं लोगों के बीच में से ही सुनने में आती है। तो वही बातें हैं, अटकलबाजियाँ रहती हैं। 2.5 साल वाली भी बात थी, पीसीसी का हुआ तो कई राज्यों में पीसीसी बन रहे हैं, एक प्रक्रिया चली रही है कांग्रेस में। तो स्वाभाविक है कि छत्तीसगढ़ में भी अगर हो सकता है तो कौन, तो एक नाम टीएस बाबा। राज्यसभा भी, अब राज्यसभा का टाइम आ रहा है तो कौन कौन हो सकते हैं, तो नाम एक और जुड़ जाता है। नहीं, लेकिन अभी तो एक तस्वीर आपकी आ गई ना साथ में, जिसमें आप राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं जी, और उसके मायने निकाले जा रहे हैं। वो तस्वीर थी पुरानी, फाइल फोटो वाली तस्वीर थी, बिटिया की शादी का इनविटेशन देने गया था, उस समय की तस्वीर थी। अभी तो फोटो खींचा नहीं था। और मैं राहुल जी से मिलने गया था तमिलनाडु के और पुडुचेरी की जो जवाबदारी मिली थी उसके लिए धन्यवाद देने के लिए, और कोई गाइडलाइन हो हम लोग के लिए, अगर कोई गाइडलाइन हो तो उस संदर्भ में गया था। राजनीति से, शेष राजनीति से ताल्लुक नहीं था। चर्चाएं खास हों तो किस्से भी जरूर होते हैं सिंहदेव जी। मेरा सवाल अब कांग्रेस की एकजुटता को लेकर है। जो किस्से हम मध्य प्रदेश से सुनते हैं, राजस्थान से सुनते हैं, हिमाचल प्रदेश से सुनते हैं। राजस्थान में अगर सरकार गवाई कांग्रेस ने तो वहां पर गुटबाजी। छत्तीसगढ़ में भी अब चर्चा और किस्सा इस बात का रहता है कि बाबा और काका फोन पर बात भी नहीं करते हैं। फोन पे तो बात होती रहती है, ऐसे भी जब मिलते हैं दुआ सलाम भी होती है, मुंह फेरने की कोई स्थिति नहीं है, न कभी बनेगी। बाकी देखिए, संबंध जब होते हैं, मैं हमेशा परिवार से चालू करता हूं, जो बुनियादी इकाई समाज की है, तो पति पत्नी में भी कुछ अंतर होते हैं। कभी खटपट हो गई, कभी कुछ हो गया बाबा, लेकिन वो तो चार दीवारी में होते दिखते थोड़ी ना है जी। वो दुर्भाग्य से ये भी दिख नहीं रहे हैं, लेकिन अटकलें हैं। कभी किसी ने सुन लिया तो भाई कहे कुछ हो तो नहीं गया, घर में दिख रहा है, लड़ाई तो नहीं हुई, आप कहें तो मैं याद भी दिला दूं, नाम भी ले लूं। नहीं, वो रहता है, कुछ चीजें हैं।
यहाँ भूपेश के संदर्भ में आपको कोई ऐसी घटना हम लोगों के व्यवहार की एक भी नहीं होगी कि व्यवहार में हम लोग की कहीं कोई कमी वाली बात आई, क्योंकि 2.5 साल वाली बात चली तो स्वाभाविक है कि एक दूसरे के विकल्प या कुछ हद तक प्रतिद्वंदता, मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, बाबा बन सकते हैं, वो वहां से बातें रहती हैं। इस किस्से में कितनी सच्चाई है कि अंबिकापुर नगर निगम को पैसे नहीं मिले और पैसे नहीं मिले इसलिए हार का सामना करना पड़ा? क्या ये भी सिर्फ एक किस्सा है जो सुना सुनाया है या इसमें सच है? ये आप ही की बात पैसे है? कब मिले? पूछ रहा हूं मैं तो आपसे। कब मिले पैसे? नहीं मिले ना? कब मिले, लेकिन कब मिले? अच्छा, एक चीज और कि चूंकि सरकार के भी दो कार, आप तो बिल्कुल बेबाक तरीके से साफ सफाई से बात करते हैं, सरकार की परफॉर्मेंस पे क्या करेंगे? आपकी सरकार गई या विष्णुदेव साय सरकार है? 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। दोनों का स्वरूप आप देखिए एकदम अलग। भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे तो चीजें ज्यादा केंद्रित दिखती थी, एक जगह से निर्णय हो रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्णय हो रहे हैं, भूपेश बघेल जी निर्णय ले रहे हैं, ये दिखता था। अच्छा बुरा इसमें अपन नहीं जा रहे, लेकिन यहां से हो रहा है। वर्तमान में विष्णुदेव साय जी हैं तो ये लग नहीं रहा है कि निर्णय कौन ले रहा है, जवाबदेही किसकी, अच्छा बुरा जवाबदेही किसकी। तो ये एक बड़ा अंतर दिख रहा है। और मैंने पहले भी कहा, शुरू में मीडिया के साथियों ने पूछा था तो मैंने अपनी राय अपने मन से भी यही कही थी कि 1 साल तो कम से कम देना चाहिए। 100 दिन हनीमून के हो गए, फिर कुछ काम करके दिखें, फिर हाँ ना बोलें। और अब 2 साल से ज्यादा बीतने के बाद में निराशा, यानी अच्छा बुरा कांग्रेस भाजपा ये अपनी जगह, लेकिन निराशा। उम्र 73 साल, लेकिन गजब का तेज और उत्साह है आप में, ये तारीफ के काबिल बात है। धन्यवाद। अब मेरा सवाल आपके उस कार्यकाल को लेकर है जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे। CGMSC घोटाला, लंबा चौड़ा घोटाले का आरोप है। अब ED EOW अपने सर पर कार्रवाई कर रहे हैं। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे उन यादों के झरोकों से निकलकर, जब स्वास्थ्य मंत्रालय में क्या कोई घोटाला हुआ था और इस घोटाले की परत अब खुल रही है, क्या आपको नजर आ रहा है? मुझे तो अंदर की जानकारी नहीं है क्या हो रहा है, जांच में क्या आ रहा है। अखबारों में या मीडिया में जो बात आती थी वो कुछ उपकरणों को या दवाई को या जो रिएजेंट्स हैं, ब्लड टेस्टिंग इत्यादि के रिएजेंट्स हैं, इनकी खरीदी को लेके लोगों ने बातें उठाई कि इसमें गड़बड़ी हुई है। तो पहली चीज जांच होनी ही चाहिए अगर कहीं कोई बात है, पहला चीज। दूसरा, अगर वहीं तक सीमित हो रहे हैं, ये रिएजेंट वाली जो कहानी है, ये रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे और उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री थे, एक ऑर्डर प्लेस हुआ था ब्लड टेस्टिंग के मशीनों को खरीदने का, और उनने जो अग्रीमेंट उस कंपनी से किया, बाद में पता चला कि ये जर्मनी की मशीन है। मशीन की गुणवत्ता को लेके कभी कोई, मेरे पास स्वास्थ्य मंत्री रहते भी किसी ने ये नहीं कहा कि खराब मशीनें हैं। मशीन खरीदी गई और वो क्लोज्ड एंडेड मशीनें थी। हम लोग जब स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, रिएजेंट के टेंडर हुए थे, तो लोग हाई कोर्ट तक गए थे कि हमारा रेट कम था लेकिन हमारे रिएजेंट को नहीं लिया गया इत्यादि। तो हाई कोर्ट में ये फैसला आया कि रेट की बात अपने जगह है, हम सरकार को ये नहीं बाध्य कर सकते कि किस कंपनी का सामान लेना। अर्थात जो उस समय मशीनें खरीदी गई थी डायग्नोस्टिक, एक दौड़ने भागने वाले ऐसे नेता की नजर से सब बच कैसे गया? बचा कुछ नहीं था, सब चीजें सामने थी। और पूछा भी, जब ये बातें आई तो मैंने भी पूछा और बात किया थी, मैंने बताया क्लोज एंडेड मशीनों की, कि वो मशीनें जिसमें वही रिएजेंट लगेगा। ये कंपनियों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि वो, मान लीजिए एक्स कंपनी, तो वो अपनी मशीन मार्केट में उपलब्ध कराएगी ये कहते हुए कि इसमें एक्स कंपनी का ही रिएजेंट लगेगा, दूसरा लगेगा तो मशीन खराब होगी तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं, ये टेंडर के हिस्से हैं। ऑन रिकॉर्ड फाइल में मेरी व्यू हैं और मीटिंग्स में भी मैं अधिकारियों के, वरिष्ठ अधिकारियों की जब मीटिंग होती थी, मैं ये कहता था कि अपने को क्लोज एंडेड मशीनों की जगह ओपन एंडेड मशीनों को खरीदने के लिए विचार करना चाहिए। और निर्णय मैं कहूँगा कि क्लोज एंडेड खरीदो तो मेरा कोई इंटरेस्ट है, मैं कहूँगा कि ओपन एंडेड खरीदो तो मेरा कोई इंटरेस्ट है।
तो सरकार के कामकाज की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक्सपर्ट्स की कमेटी होती है, वो एक्सपर्ट्स तय करते हैं कि कौन सी मशीनों को लेना, कहाँ मैनिपुलेशन है, कहाँ नहीं, उस बात को छोड़ दें। प्रक्रिया ये है। तो एक्सपर्ट्स को उस कमेटी में रखा जाता है, उन लोग फिर जैसा एडवाइस करते हैं। वरना मेरी पसंद की दवाई मैं रुपेश की नहीं लूंगा, आपकी लूंगा, आपकी नहीं लूंगा, रुपेश की नहीं लूंगा। ये चॉइस करने का अधिकार ना हो जिसमें गड़बड़ी की गुंजाइश बनना चालू हो जाए, वो कहाँ से इसको रोका जा सकता है? तंत्र में एक तरीका है कि एक्सपर्ट्स की कमेटी हो, जो मैनेज भी हो सकते हैं थ्योरेटिकली, लेकिन ऑब्जेक्टिव रूप से 4, 5, 6 लोग हैं। एक आदमी नहीं कह रहा कि क्या क्या खरीदना, स्वास्थ्य मंत्री नहीं कह रहा है, सेक्रेटरी नहीं कह रहा है। इस प्रक्रिया से जो मशीन खरीद ली गई थी जिसमें रिएजेंट चल रहे थे, उस रिएजेंट के खरीदी की बात आई, हाई कोर्ट में मामला गया। हाई कोर्ट ने कहा हम ये नहीं कह सकते। उदाहरण के लिए आपको बल्ब लगाने हैं, फिलिप्स के हैं मान लीजिए, अन्य कंपनियों के बल्ब होंगे, 6-7 कंपनियों के बल्ब होंगे, गाड़ियां हैं, 10 ब्रांड की गाड़ियां होंगी, किस गाड़ी को खरीदना? आप कोई पैमाना आप तय करोगे ना कि किस आधार पे हमको गाड़ी को खरीदना। तो एक्सपर्ट कमेटी की फलानी सीसी की गाड़ी हमको लेनी है, इतनी लंबी इतनी चौड़ी गाड़ी का जो आकार होगा उसको हमको लेना है। कोई ना कोई आप क्राइटेरिया तय करते हो, तो वो क्राइटेरिया से जो परचेज चलता है फिर खरीदिए। अब गड़बड़ कहाँ चालू होगी? आपने i20 खरीद ली, i20 का मार्केट का घोषित रेट जो पैम्फलेट में भी आपको मिल जाएगा, मान लीजिए 2 लाख का है। अब आपने उस गाड़ी को खरीद लिया 3 लाख में, घोटाला। आप टेंडर की प्रक्रिया से उस गाड़ी को खरीद रहे हो जिसका लिस्टेड प्राइस 2 लाख है और आपने 3 लाख में खरीद लिया। आपने नाम दे दिया टेंडरिंग का प्रोसेस, वो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि 2 लाख का पारदर्शी रेट आपके पास उपलब्ध। तो ये जो घोटाले की बात आ रही है, ये कंपनी, मुझे उस समय बताया गया था, अपने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कहा कि आपने क्या किया होगा कि नहीं, तो मैंने जब पता किया उस समय भी, तो ये पता चला कि ऑल इंडिया में ये एक ही सप्लायर है उस समय, और उनका एक फिक्स्ड रेट है। ये मामला कैबिनेट में भी गया था जी, खरीदी को लेके मामला कैबिनेट में भी गया था, क्योंकि परचेसिंग की जो प्रक्रिया थी उसमें इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के जरिए एक सीमित रकम की ही परचेसिंग एक बार की जा सकती थी। मान लीजिए 50,000 की, आपको दवाई चाहिए 50 लाख की। उपकरण को ब्लड टेस्टिंग के लिए लोगों को आपको लगाना है, 50 लाख की दवाई उदाहरण के लिए चाहिए, आपकी लिमिट है 50,000 की। रिलैक्सेशन लगेगा तब तो काम होगा, नहीं तो 50,000 की अनुमतियां स्वास्थ्य विभाग, इंडस्ट्री विभाग से कितने बार लेगा। तो जब ये बात आई थी तो कैबिनेट में भी ये बात आई थी कि कहीं रेट का गड़बड़ी तो इसमें नहीं होगी। वहां भी रिकॉर्ड पता नहीं रहता है कि नहीं, वहां भी मैंने कहा था कि ये तो ऑल इंडिया पारदर्शी रेट्स हैं। अभी सीजी ये परचेसिंग का जो आपने कहा, मेडिकल कॉरपोरेशन का, तो हिंदुस्तान में लगभग सभी राज्यों में मेडिकल कॉरपोरेशंस हैं और सभी राज्यों में दवाइयों की खरीदी होती है, इन्हीं उपकरणों की खरीदी होती है। तो अपनी तरफ से जो आपने कहा आप क्या करते थे मंत्री के रूप में, तो मैं अधिकारियों को यही कहता था कि आप प्लीज ये सारे रेट्स कंपेयर करके देखिए कि राजस्थान ने किस रेट में लिया, पंजाब ने किस रेट में लिया, तमिलनाडु ने किस रेट में लिया, इत्यादि इत्यादि। और क्वांटिटी को लेके अगर कभी तर्क आता था कि छत्तीसगढ़ लेगा 10 यूनिट, वो बड़ा स्टेट ले रहा है 100 यूनिट, तो रेट का फर्क आ सकता है, तो मैं यही कहता था कि इतना फर्क नहीं आ सकता। 5-10 पैसे की या थोड़ा बहुत का फर्क है तो जस्टिफाई किया जा सकता है, वरना गलत है, वैसा नहीं होना चाहिए। प्लस सीजीएमएससी की जो परचेज की प्रक्रिया है उसमें मंत्री का रोल कहीं नहीं रहता। ये एक पृथक कॉरपोरेशन है और उसमें सीनियर आईएएस के अधिकारी उसके मेंबर्स हैं और एमडी इत्यादि रहते हैं। वो इसको परचेसिंग करते हैं, ऑर्डर जाता है विभाग से, यानी स्वास्थ्य विभाग हो गया तो वहाँ से ऑर्डर जाएगा, मेडिकल एजुकेशन विभाग यानी मेडिकल कॉलेज जिसका होगा तो वहाँ से ऑर्डर जाएगा और वो परचेसिंग करते हैं। लेकिन उतनी जवाबदारी मंत्री की भी बनती है कि अगर कहीं गड़बड़ सुनने में आ रहा है तो इन्हीं अधिकारियों को बोलिए कि नहीं, फिर तो ये कहना मुनासिब होगा ना कि जांच की आंच
और आपकी आवाज दोनों जनता के बीच पहुंच गए। जी बस उसमें जांच, हम जब भी कोई बात उठे जांच जरूर होनी चाहिए, और कितना आसान है उसको पता करना। मैंने फिर मीडिया में सुना, विधानसभा में भी गया कि वो 10 रुपए की थी, 100 रुपए में खरीद लिया। तो मेरे हिसाब से असंभव है। कहीं ना कहीं या तो आंकड़े देने में गलती हो गई और या बहुत बड़ा गड़बड़ है। चलिए ठीक है, एक बार फिर से लौटते हैं राजनीति में, क्योंकि राजनीति, दीपक बैज का कार्यकाल पूरा होने वाला है। मैं ये नहीं पूछूंगा कि अब अगला अध्यक्ष आप बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं, आप रेस में है कि नहीं। जब दीपक बैज ने कार्यकाल संभाला था उस वक्त ऐसा था कि चुनाव होने वाले थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे, और उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चारों चुनाव हारी। जो वर्किंग स्टाइल है या दीपक बैज की हर इंसान की अलग होती है। आपको अगर ये मौका मिला होता तो आप वहां से कांग्रेस को किस तरह से आगे ले जाते? उसमें लोगों को लेके चलने वाली बात होती है। जहां तक मैं समझता हूं कि अगर आपको कोई जवाबदारी मिलती है और इस लेवल पे जवाबदारी मिलती है, तो पहली बात होनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच के उनको लेके चल सको। आपका निर्णय नहीं होना चाहिए, पूछ के लिया हुआ निर्णय होना चाहिए, दिखे ना दिखे। जिसे सामूहिक कहते हैं, कई बार दिखता नहीं है, लगता है कि टीएस बाबा ने ऐसा कर दिया, लेकिन अगर टीएस बाबा अपने से कर रहे हैं तो सफल नहीं होंगे। हो गए कभी कभी तो तुक्का लग गया तो लग गया, और पूछ के अगर कर रहे हैं तो सफल होने के चांसेस ज्यादा है। तो हमेशा यही होना चाहिए कि जिस क्षेत्र में, जिस रीजन में, जिस जिले में आपको निर्णय लेने हैं, वहां के लोगों की राय लेके फिर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको फिर से अध्यक्ष बनाया जाता है, चूंकि आप एक प्रशस्त दावेदार बताए जा रहे हैं, अभी आपकी स्थिति में, चूंकि कांग्रेस को आपने 2-3 साल से, कांग्रेस को जाहिर तौर पे देख ही रहे हैं, क्या प्रायोरिटी आपकी होगी? क्या बदलाव, क्या काम करेंगे? क्योंकि चुनाव में सिर्फ 2 साल का वक्त है। सबसे पहला कि जो हमेशा चर्चा में रहता है कि जय बीरू की स्थिति क्या है, ये अलग अलग तो नहीं हो गए। तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि मैं उसको दिखने दूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, दिखाने के लिए लोगों का परसेप्शन जिसको कहते हैं ना, अच्छा, कि एक है सच्चाई, हाँ, एक है परसेप्शन। अच्छा, कई बार दोनों एक हो सकते हैं, हाँ, कई बार दोनों अलग हो सकते हैं। इस मामले में दोनों अलग रहेंगे कि एक रहेंगे? वो एक रहना चाहिए। मैं राजनीति में अगर किसी ऐसी जिम्मेदारी के जगह पे आऊंगा तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि व्यक्तिगत कहीं भी अगर कोई बात भी हो, अंबिकापुर नगर निगम में कितने पैसे मिले, वैसी भी बात हो, तो निर्णय लेने के समय वो बात मेरे ध्यान में नहीं रहनी चाहिए। पार्टी के लिए सबसे बेहतर क्या होगा, वो बात मेरे ध्यान में रह के निर्णय लेने का मेरे को प्रयास करना चाहिए। ठीक है। कौन कैसा है, किससे किसकी बन रही है, वो पीछे, वो एक वास्तविकता है, उसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन जो पार्टी के इंटरेस्ट में होगा वो होना चाहिए। इक्वेशन और केमिस्ट्री पर तो आपने रुख साफ कर दिया, लेकिन अभी आपने बोला सच्चाई और परसेप्शन। अब इससे जुड़ा मेरा सवाल है, एसआईआर की प्रक्रिया। आरोप ये लग रहे हैं कि एसआईआर की जो सच्चाई है उसे सामने लाया जा रहा है, लेकिन एसआईआर को लेकर एक कांग्रेस अलग परसेप्शन बना रही है और इसका विरोध कर रही है। अच्छा, वो आपने सवाल पूछ लिया। कल और आज मेरे पास सरगुजा क्षेत्र से 3-4 फोन आए। एक फोन आया चांदो, बलरामपुर जिले का एक ब्लॉक तो नहीं बन पाया है, लेकिन कांग्रेस का एक ब्लॉक है, 30 मतदान केंद्र वहां होंगे। और वहां लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष हैं, कोई गुप्ता जी नाम उन्होंने बताया, मोबाइल में नाम इत्यादि है, ये आके बीएलओस को बुला के ये दबाव दे रहे हैं कि कांग्रेस से जुड़े हुए 1000 नाम तुमको काटने। मेरे पास दिल्ली से फोन आया, दिल्ली से मेरे पास खबर आई, और मैंने कहा कि आप ले जाइए तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर साहब के पास अपनी बात इसको ले जाइए। और मैंने जो राज्य के निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क किया। मैंने उनको बताया कि साहब ऐसी बात आई है सामने और ये ठीक नहीं है। फिर उनका कॉल बैक भी आया, उन्होंने कहा कि नहीं, कलेक्टर कह रहे हैं कि ये तो प्रक्रिया है कि फॉर्म 7, 6, 7, 8 कोई भी भर सकता है। वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसी फॉर्म 6, 7, 8 में जो नीचे की लाइन लिखी हुई है
वो ये भी कह रही है कि अगर इसमें कोई गलत कर रहा है तो 1 साल तक की सजा है या अर्थदंड है या दोनों है। अगर कोई इतने खुलेआम एसआईआर की प्रक्रिया को खुलेआम, यानी वहां ग्राम सभाएं की लोगों ने, और ग्राम सभा में हालांकि ग्राम सभा के निर्णय का इस पे कोई असर नहीं होता, एज पर लॉ कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो गए कलेक्टर के पास गए, वो पहल कर रहे हैं, क्या होगा ये आगे बताएगा। वो दावा आपत्ति में अगर कट गया, वो कह रहे हैं कि काट दिया बीएलओ ने 1000 नाम 30 पोलिंग में। दर्शकों को किसी तरह और से एक और उदाहरण दे देता हूं आज सुबह का। प्रेम सागर जी नाम है, बलरामपुर जिले के ही हैं, गांव का नाम है मितगई। बाय चांस कल ही लिस्ट निकली है, उसमें वो मंडल अध्यक्ष हैं। उनका फोन आया, बाबा क्या करें, ये तो उन्होंने एक सूची निकाल दी है और वो कह रहे हैं कि 375 नाम यहाँ, 390 नाम यहाँ, फलाने इतने नाम यहाँ, 900 नाम यहाँ, और मेरे गांव में 2000 में से 900 नाम इस कैटेगरी में आ गए हैं और मेरा नाम भी उड़ गया। और बीएलओ कह रहा है कि, या कह रही हैं कि वो ओपन नहीं हो रहा। आपकी इजाजत हो तो एक आपत्ति मैं दर्ज कर रहा हूं इस बात पर। जी देखिए, दर्शकों को कंफ्यूजन ना हो, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। फॉर्म्स मिल रहे हैं, अगर मेरा नाम नहीं है तो मैं चेक कर सकता हूं, नाम नहीं है आपत्ति दर्ज करा सकता हूं। तो फोन पर जो बात बताई जा रही है या फिर बतिया हो रही है, वो आपत्ति के तौर पर सामने क्यों नहीं आ रही है? समाधान भी तो है। आई वही जो बात आई थी ना कि बिहार में इतने नाम कट गए तो कोई नहीं गया, आपत्ति किसी ने नहीं की। ये लोग आपत्ति भी कर रहे हैं। हम लोग वहां से सीख के लोगों को कह रहे हैं कि आपत्ति करो। जैसे 2 मृत लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और कहे कि हम जिंदा हैं। तो ये तो लाखों की बात हो रही है, हजारों की बात हो रही है, सैकड़ों लोगों की बात हो रही है। तो ये हो रहा है किस नाते? नाम कटा भी नहीं है। 2025 की सूची में जितने लोगों के नाम थे वो एन्यूमरेशन फॉर्म का आधार बना। हर वो व्यक्ति जिसका नाम 2025 की सूची में वोटर लिस्ट में जो पुरानी प्रक्रिया से बन रही थी, उनके नाम पे एन्यूमरेशन फॉर्म गए। अब निर्वाचन आयोग ने ABCD 3 कैटेगरी बना दी। D कैटेगरी वो बना दी, मान लीजिए कि जिन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म भरा ही नहीं, या तो वो माइग्रेट कर गए हैं, या वो वहां नहीं रहते, या वहां पर अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहते किसी भी कारण से, या चूक हो गई, वो नहीं भर पाए एन्यूमरेशन फॉर्म, तो वो D कट गए। जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बनी है उसमें नाम नहीं आए, ये D कैटेगरी हो गया। फिर C कैटेगरी क्या है? जो मैच नहीं कर रहा है, मैपिंग नहीं हो रही, उसमें पूछताछ हो रही है। अंबिकापुर के एक व्यक्ति का नाम कवर्धा में चला गया। जिस पोलिंग बूथ में मेरा नाम है उसी के पोलिंग में, उसके बगल पोलिंग में यादव जी एक थे, वो आए, उन्होंने बोला बाबा इनका नाम तो वो बता रहा है कि कवर्धा में जुड़ गया। मैंने कहा लगाइए वहां के BLO से लगाते। तो प्रक्रिया है, गलती हो सकती है, यहां तक ठीक है, जो आपने कहा सुधार हो सकता है। तो ये मैपिंग की प्रक्रिया चल रही है। B कैटेगरी और A कैटेगरी वो बताए गए थे कि ये क्लियर है, A कैटेगरी क्लियर है, इसमें कोई चीज मांगा नहीं जाएगा। और मैं भी इसमें करीब 6 मीटिंग में अपने जिले में कर चुका। मैं जुड़ के देखना चाह रहा था, सीखना समझना चाह रहा था कि हो क्या रहा है। तो ये था, मैंने SDM साहब लोग से भी बात किया, अधिकारियों से भी हम लोग बात करते हैं। उनने ये कहा कि अभी B कैटेगरी के लिए हम कुछ कर ही नहीं रहे। आज लास्ट डेट है 22 तारीख। आज ये फॉर्म 6-7 अगर नहीं बढ़ेगा तो 6-7-8 भरने का लास्ट डेट है। अभी तक B कैटेगरी के लोगों के पास नोटिस पूरा नहीं गया था कि आप आके अपने प्रमाण दीजिए या सत्यापित कराइए। C कैटेगरी वालों के पास तारीखें जा रही थी। जिनका नाम C कैटेगरी में था, मैपिंग नहीं हो रहा था, कोई मात्रा का फर्क, कोई भी कारण से कंप्यूटर उनके नाम को नहीं ले रहा था। B कैटेगरी का चालू ही नहीं हुआ था। अब B कैटेगरी और A कैटेगरी वाले कह रहे हैं कि 2000 में 900, एक पोलिंग में 390, एक पोलिंग में 370। ये तो जो खबर आई, ये SIR की प्रक्रिया की बहुत बड़ी कमी और नाकामी है। आप इतने कम समय के अंदर कंप्यूटर देवता के भरोसे अगर काम करोगे, कांग्रेस क्या करेगी? अब अपील का प्रावधान है कानून में। आपने तो बचा दिया, आपने तो फंसा दिया इतने लोगों के नाम। अब इतने लोगों के पीछे जाना पड़ेगा, जाएंगे 10,000 नाम अगर ऐसे प्रभावित होंगे तो 100, 50,000, 2,000, 5,000 तक तो जाएंगे ही जाएंगे। चर्चा में 2-3 बार जिक्र आया वो
नई लिस्ट का आया, तो दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस की नई लिस्ट आई है और पहली बार मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं। आप संगठन को देख रहे हैं, संगठन में इस तरीके का कांग्रेस में विस्तार, क्योंकि माना यह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक तौर पे बहुत मजबूत है और उसका काउंटर करने के लिए कांग्रेस को भी इस तरह के काम करने चाहिए। इससे आपको क्या लगता है, क्या बदलाव आएगा? क्योंकि कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है वो व्यक्ति केंद्रित पॉलिटिक्स होती है, अमूमन हर क्षेत्र के अपने अपने क्षेत्र पर होते हैं और उनके प्रभाव में तमाम लोग, लेकिन संगठन पे भी अब साइमल्टेनियसली फोकस किया जा रहा है। उदयपुर चिंतन शिविर हुआ था जिसमें करीब 500 देश भर से सीनियर माने जाने वाले कांग्रेस पर्सन्स को बुलाया गया था और उसमें कुछ निर्णय हुए थे। उन निर्णयों में एक डेमोग्राफी का था कि 50 साल से कम, 50 साल से ज़्यादा आधा आधा पद होना चाहिए। एक ST, SC, OBC, महिलाएं, माइनॉरिटीज़ मिनिमम 50% होना चाहिए। तीसरा लिमिटेड कार्यकाल होना चाहिए, एक फिक्स्ड टेन्योर होना चाहिए, 5 साल हो, 8 साल हो, 5 साल की बात थी, उस पे हमको आना है, एक व्यक्ति एक पद पे हमको आना है। और मंडल का गठन, मंडल के नाम से बहुत कांग्रेस के लोगों को परहेज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मंडल बना रखे हैं। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि नाम बदलवाइए बाबा, मंडल से कुछ और करवा दीजिए, सेक्टर करवा दीजिए, जोन करवा दीजिए। मंडल लगता है कि ये बीजेपी का कॉपी हो रहा है। तो अब 10 से 20 मतदान केंद्र के बीच में एक मंडल बनाया जा रहा है और इसके नीचे सेक्टर होंगे और इसके नीचे सेक्टर वैधानिक, कांग्रेस की वैधानिक इकाई नहीं है लेकिन पोलिंग बूथ। पिछले चुनाव में भी था सेक्टर, वो हम लोग व्यवस्था के लिए बनाते थे। अच्छा। कांग्रेस की अब ये वैधानिक इकाई, पोलिंग बूथ, मंडल, ब्लॉक, जिला, प्रदेश और अखिल भारतीय। तो इसमें बहुत बहुत फर्क देखने को मिल रहा है। एक ब्लॉक का व्यक्ति नहीं जा सकता हर पोलिंग बूथ में, इम्पॉसिबल। आप देश का तो छोड़ दीजिए, प्रदेश का छोड़ दीजिए, जिले का छोड़ दीजिए, एक ब्लॉक अध्यक्ष अगर 100 मतदान केंद्र उसके ब्लॉक में है तो वो हर मतदान केंद्र में उपस्थित नहीं हो सकता। तो ये जो मंडल बना है, ये डिसेंट्रलाइज्ड इकाई इसमें बहुत मदद कर रही है, क्योंकि हम लोगों ने काम चालू कर दिया था ये मानते हुए कि सहमति मिल जाएगी। और पोलिंग बूथ का भी ऑफिशियल आप देखिएगा। बातें तो अच्छी हैं, पर खड़गे 83 साल के और नितिन नवीन 45 साल के। राहुल जी 45 के 47 के थे जब अध्यक्ष बने, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कितने, मेरे से 30 साल छोटे। लेकिन जिलाध्यक्ष आपके साइड के वो, मैं बात कर रहा हूँ हाँ, बालकृष्ण पाठक की, 70+ परिपक्व। तो युवाओं को वो ढूंढ रहे थे, लेकिन जी दोनों होना चाहिए। देखिए कांग्रेस अधिवेशन में क्या था, 50 साल से नीचे आधे, 50 साल से ऊपर आधे, यानी हम लोग को रिटायर नहीं किया जा रहा अभी है गुंजाइश। और आइडिया ये था कि आप फिट हैं कि नहीं। आप फिट हैं, मैं दावे से कहता हूं आप फिट हैं, ऊर्जावान हैं, और आपके चेहरे की चमक ऐसी है कि वाकई में हर कोई कहे ऐसी शक्ति मिल जाए तो गजब हो जाए। थैंक यू सिंहदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हर मुद्दे पर बेबाकी से बात की, अपनी बात रखी, पार्टी की बात रखी। भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।